इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो किसी जज के लिखे हुए नहीं है, वो कोई आरएसएस की शाखा में जाने वाले के। इससे एक जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, जो मेरे 2 दिन के रिसर्च का, कि ये जगह जो है, ये जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, ये अडानी अंबानी को वेयर हाउसेस के लिए देना चाह रही है। क्या बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि हिंदू मुसलमान का मसला है? ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था। ये इस देश के संविधान को रखने, संविधान के कानून को मानने और संविधान के कानून को तोड़ने का मसला था। आपने क्राइम किया था और उस क्राइम को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी माना कि वो जो क्राइम किया गया इसको तोड़कर, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने, जिन एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने मस्जिद को गिराया था, और मस्जिद किस मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई थी, आपने उनको दे दिया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, बड़े लोगों से मिलवाते हैं ताकि कुछ खबरों पर चर्चा की जा सके और कुछ गहराई से जानकारी हासिल की जा सके। पिछले कई हफ्ते से आप जनाब शम्सुल इस्लाम साहब को हमारे चैनल पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। वो उनसे क्या कुछ बात करेंगे, पहले हम इस पर बात कर लें, फिर उनके बारे में थोड़ा सा मैं फिर एक बार आपको, जिन लोगों ने पहली बार और जो लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए जरा बताना जरूरी है। आज जो हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो ये कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उन्होंने कई अहम फैसलों में वो हिस्सेदार थे, जिसमें अयोध्या का मामला भी था, जो मंदिर के लिए जो जमीन दी गई और मंदिर वहां पर बन रहा है, जिसके लिए अमित शाह का बयान आया है बहुत ही दिलचस्प कि राहुल गांधी सुन लें कि 1 जनवरी 2024 को मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उस फैसले में जस्टिस अब्दुल नजीर थे। उसके अलावा भी कई फैसले किए हैं। आमतौर पर मुसलमान बड़ा जज्बाती हो जाता है कि कोई मुसलमान नाम सुनता है तो ऐसा लगता है कि शायद वो उसने हमारे लिए बहुत कुछ काम किए होंगे। वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। इसके अलावा हल्द्वानी में जहां तकरीबन 50,000 लोग बेघर होने के बहुत नजदीक हैं, उनके जो मकानों का डेमोलिशन का ऑर्डर था नैनीताल की उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उसको स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो स्टे कितने दिन के लिए रहेगा, क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को और उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर में खास बातें क्या क्या कही गई हैं, जिससे आप लोग ये महसूस कर सकें कि अदालतें किस किस्म की, किस तरह की एक कल्चर बनाने में मदद कर रही हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको 2 दिन पहले इजराइल की एक खबर बताई थी, जिसमें वहां अदालतों पर हुकूमत पूरा कब्जा करना चाहती है, और मैंने ये भी बताया था कि आरएसएस और इजराइल के ताल्लुकात बहुत नजदीक हैं। तकरीबन जो काम वहां हो रहा है उसी तरह से यहां भी कोशिशें जारी हैं। शम्सुल इस्लाम साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जेएनयू में आपने हायर एजुकेशन हासिल की और रिसर्च और बहुत से काम किए। अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक बहुत बड़े राइटर हैं। जो इश्यूज हैं, जिन इश्यूज पर उन्होंने ज्यादा किताबें लिखी हैं, वो हिंदुत्व, सावरकर अनमास्क्ड, हिंदू नेशनलिज्म एंड आरएसएस, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, नो द आरएसएस यानी आरएसएस को जानो, फ्रीडम मूवमेंट एंड आरएसएस। और खास तौर पर जो मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म की बात होती है, वो किसी भी मजहब की हो, उसके वो बहुत सख्त खिलाफ रहते हैं। हजारों की तादाद में आपके आर्टिकल छप चुके हैं, हिंदुत्व, रिलीजियस इंटॉलरेंस और स्टेटस ऑफ दलित विमेन, इस किस्म के मौजूआत पर। इसके अलावा आप हिंदुस्तान के सबसे पुराने थिएटर ग्रुप से भी के फाउंडर में से एक हैं,
निशांत नाम था है उस ग्रुप का। और आपने इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, भूटान, यूके, ऑस्ट्रिया, इन सब मुल्कों में आपने परफॉर्म किया है। आपका ट्विटर हैंडल है, मैं वो भी अपने स्क्रीन पर अपने वीडियो एडिटर से कहूंगा, @shams4justice। आप लोग जो भी कांटेक्ट उन्हें करना चाहें, आप इसके जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अक्सर कमेंट्स में कुछ लोग कांटेक्ट करने की बात करते हैं और कई बार हम जवाब दे पाते हैं, कुछ मौकों पर नहीं दे पाते, हमारी नजर से नहीं गुजरता। मैंने इसलिए आपका ट्विटर हैंडल भी बता दिया है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने एक बार फिर मौका दिया। आप ये बताइए कि सैयद अब्दुल नजीर जो जज रिटायर हुए हैं, उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर कहा जाए, क्या कुछ है, उन्होंने क्या कुछ कहा है? जस्टिस गगोई के बारे में बहुत लोग जानते हैं, उनके बारे में अक्सर डिस्कस भी होता है, लेकिन अब्दुल नजीर साहब ने क्या नजीर कायम की, जरा वो बता दीजिए। जी हाँ, बेनजीर है वो। मैं सिर्फ एक आध फैक्ट सही करना चाहता हूँ। एक तो मैं जेएनयू में दाखिला लिया था, लेकिन इमरजेंसी में मुझे निकाल दिया गया था। तो जेएनयू में मैंने तालीम हासिल की। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जामिया से पीएचडी की इस वजह से क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में टू नेशन थ्योरी के खिलाफ उनका बड़ा रोल था। और सड़क पर मैंने इल्म हासिल किया है, जो बहुत कुछ जाना है एक्टिविज्म, वो सड़क पर मैंने सीखा है। और दूसरी बात यह है कि ये ट्विटर हैंडल वगैरह मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ जनाब काज़मी साहब। मेरा ईमेल आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आप एक बार ऐसे भी बता दीजिए, हम लिख भी देंगे। जी, notoinjustice@gmail.com। नो टू इनजस्टिस। और ये हैंडल वगैरह करना मुझे आता नहीं है, तो इसलिए वो, हाँ, तो ट्विटर को भी मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। जी बताइए। तो बहुत शुक्रिया, आपने फिर एक बार मौका दिया है, और हफ्ते में एक बार आप मौका दे रहे हैं। अब पता नहीं हमारे सुनने वाले और देखने वाले क्या क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात रख पाता हूँ। ये इसके लिए मीडिया स्टार वर्ल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कमेंट्स मैं देखता हूँ उससे बहुत हिम्मत बनती है, और ये बातें जो हैं, जो आमतौर पर जिसकी चर्चा नहीं होती, और एक अखबार जर्नलिस्टिक अंदाज में जो होता है, उससे अलग रहने की हम कोशिश करते हैं। आपका पोर्टल भी कोशिश करता है, तो इसीलिए मुझे भी आना अच्छा लगता है। हम सैयद अब्दुल नजीर साहब पर पहले बात कर रहे हैं। सैयद साहब जो हैं, इन्होंने, नजीर का मतलब होता है कि जो आप मिसाल बनते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इनके नाम के साथ बेनजीर या बेमिसाल भी लगा दिया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भारत का जो डेमोक्रेटिक सेकुलर संविधान है, मुझे ये कहने में जरा सी भी शर्म नहीं है, और मैं उसके लिए किसी भी तरह का डिफेमेशन भोगने के लिए तैयार हूं, कि इन्होंने जो शपथ ली थी भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बनते हुए या हाई कोर्ट का जज बनते हुए, कि वो हम हल्द्वानी वाले मामले में उस शपथ को पढ़ेंगे कि वो भारत के संविधान को अपहोल्ड करेंगे, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करेंगे, वो किसी से बदले की भावना से नहीं करेंगे, कोई फैसला नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने उसका ध्यान नहीं रखा। मैं मोटिव्स पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, हालांकि एक ये चर्चा आम है कि जो भारत के जो शासक वर्ग हैं, और खास तौर पर जो हमारे मोदी जी के राज में जो है, उन्होंने सिंबल के तौर पर, दिखावे के तौर पर मुखौटे रखने होते हैं, जिनसे कुछ काम कराने होते हैं। ये जो सैयद साहब हैं, ये 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में अवतरित होते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में इतिहास में तीसरा एक ये ऐसा केस है कि जो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है, जस्टिस बनने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने के लिए, ये इतिहास में तीसरा मामला है। और ये बहुत लंबा समय रहे, यानी ये 2017 में आकर
2023, ये 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये रिटायर हुए हैं जी। तो उनको क्यों रखा गया था, 17 में क्यों लाया गया था, उन्होंने क्या क्या काम किए, वो बाबरी मस्जिद वाले केस में मैं जरा सा बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे शर्मनाक इनके सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए जो इनका काम है वो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। आरएसएस के लगभग 60-70 जेबी संगठन हैं, जिसमें से बहुत सारे खुले हैं, बहुत सारे गुप्त हैं। ये मैं उनकी किताब के बुनियाद पर कह रहा हूं। किताब के परम वैभव के पथ पर उन्होंने एक किताब छापी और उसको 4 महीने के अंदर वापस ले लिया उन्होंने, जब अटल बिहारी वाजपेयी का था। और उन्होंने उस किताब में बताया था कि हम कैसे नाम से संगठन चलाते हैं और कैसे हम जो है बेनाम के भी, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मेंबरशिप के संगठन चलाते हैं। तो खैर उनका एक संगठन है वकीलों का और उसका नाम है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। ये भारत के संविधान को रिवाइज कराना चाहता है। ये भारत का जो संवैधानिक ढांचा है ये उसको कॉलोनियल कहता है। वो उसको ये कहता है कि ये जो है उपनिवेशवादी है और हमको हिंदू जो जस्टिस सिस्टम है, हिंदुत्ववादी जो जस्टिस सिस्टम है उसमें वापस ले जाना है। और ये बहुत आगे ये रहा है कि इसमें से सेकुलरिज्म शब्द हटाया जाए, जो माइनॉरिटीज को बहुत सारे राइट्स हैं वो जो है, जो खासतौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उसके बारे में पुनर्विचार किया जाए। ये इनका ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी हैदराबाद में। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग में ये मुख्य अतिथि हैं जस्टिस नजीर साहब, और जस्टिस नजीर साहब पूरा भाषण देते हैं कि जिस शाख पर ये बैठे हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पे वहां पर गए हैं, वो बता रहे हैं कि ये पूरा कॉलोनियल है, ये पूरा हमने विदेशों से उधार लिया है, हमारे यहाँ बहुत क्रांतिकारी जस्टिस सिस्टम है। और उसका उन्होंने उदाहरण दिए मनु के और चाणक्य के। मनु जो हिंदू औरत को और जो चौथी दर्जे के जो जाति में नीचे हैं उनको इंसान नहीं मानता है, जो ये कहता है कि अगर शूद्र जो है ऊंची जाति के बराबर बैठ जाए तो उसके नीचे का काट दिया जाए, उसकी डिटेल्स में हमने नहीं जाना है, ऊंची आवाज में बात करे तो उसकी जबान काट ली जाए। औरत को तो जैसे बहुत सारे मुसलमान जाहिल आलिम जो हैं औरत को नरक का, जहन्नम का द्वार कहते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की बात इसमें भी की जाती है, मनुस्मृति में की जाती है। और मनुस्मृति अपने आप में एक तरह का धर्म ग्रंथ है, जिसको सावरकर साहब ने कहा कि ये वेदों के बाद सबसे पूजनीय 5वां वेद है, कि जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इंसान नहीं मानता। ये दुनिया के अंदर एक ही उदाहरण होगा। तो वहां पर कह रहे हैं मनु का। और चाणक्य के बारे में मैं आपको ये बात बता दूं कि चाणक्य जो है, और ये कह रहे हैं कि वो इंसाफ, वहां पे जो हिंदू राजा थे वो इंसाफ पसंद थे, वो न्याय करते थे। वो कितना न्याय करते थे, तो आप मनु की कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, मतलब पूरी रात खत्म हो जाएगी अगर मैं उसको पढ़कर आपको जो नियम बताता रहूंगा, और वो अभी हमारा मुद्दा भी नहीं है बहस का। चाणक्य साहब कितनी तरह की सजाएं देनी है उगलवाने के लिए मुजरिम से, उसका ब्यौरा है, एक चैप्टर है। कैसे क्या घुसाया जा सकता है, क्या लटकाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। जो राजा जो शहर बनाएगा उसमें दलित शूद्र जो है कहाँ रहेंगे, आर्टिजन कहाँ रहेंगे, राजा कहाँ रहेगा, उसके अफसर कहाँ रहेंगे, उसकी वो पूरा लगभग तस्वीर बनाता है कि उसको ये करेगा। और पूरा जातिवाद में विश्वास करता है। ब्राह्मणों का काम है इल्म होना, क्षत्रियों का काम है राज करना। और मजे की बात यह है कि जो वैश्य जो आज बीजेपी को काफी सपोर्ट करते हैं, उनको ये लोग शूद्र ही मानते हैं, और शूद्र का काम है बाकी तीनों जातियों की सपोर्ट करना। सीधा चाणक्य के अंदर लिखा हुआ है। और चाणक्य दुनिया के तानाशाही राजाओं को और दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसमें पढ़ा जाता है, उसमें कैसे
यानी उनका तो आप ये जानते हैं ना कि आपको जीतना चाहिए चाहे किसी तरह से भी आप जीतें, इसीलिए चाणक्य बोला जाता है। अमित शाह जी को चाणक्य जो बोला जाता है कि वो हर हालत में सारा जुगाड़ बिठा के सब कुछ करके मार पीट के खरीद के ये सब करके वो अपना जीतेंगे। तो ये शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने सुप्रीम कोर्ट में आया था शपथ लेकर, वो कह रहा है कि ये जो सो कॉल्ड हिंदू इन कोड हिंदू जो हेरिटेज है, अच्छा मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको उनको ये कहने के अंदर, लेकिन एक दिक्कत क्या है कि यहीं पर बौद्ध धर्म हुआ, यहीं पर जैन धर्म हुआ, जिन्होंने लीगल ढांचा दिया बराबरी का। ये बंदा जो अपने आप को, और इसने रिटायर होने पर जो आखिरी शब्द क्या है वो एक श्लोक पढ़ा है, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। ये ज्ञानी है काफी भारतीय इतिहास के, हमारे एंशिएंट इतिहास के, खासतौर पे जिसको हम हिंदू इतिहास कहते हैं। तो हिंदू इतिहास जब आप जानेंगे तो उसके बाद आपको श्रवणों को जानना ही पड़ेगा, आपको बौद्ध धर्म को जानना, जैन तीर्थंकरों को आपको जानना ही पड़ेगा। उन्होंने वेदों के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो लीगल सिस्टम दिए, औरत को बाहर लेकर आए, वो उन्होंने लोगों की भाषाओं के अंदर बात की। उन्होंने कहा कि राजा जुल्म नहीं कर सकता, राजा किसी को सजा नहीं दे सकता। जैन धर्म की तो एक किताब है, एक उनका जो कानूनी किताब है, उसके अंदर ये है कि विधवा को भी जो होगा उसको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, अपनी ससुराल की संपत्ति में विधवा को हिस्सा मिलेगा। आप उसको मथुरा या काशी नहीं भेजेंगे, आप उसको नंबर 2 का नागरिक नहीं मानेंगे, आप उसको घर से बाहर नहीं निकालेंगे। ये शख्स जैन धर्म बौद्ध धर्म की जो बराबरी की लड़ाई है, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ और वेदों के खिलाफ, और जिसको अंबेडकर जी ने भी जिसको विवेकानंद ने भी बहुत गंभीर सवाल उठाए, जिसको लेकर कि ब्राह्मणों ने क्या कर दिया है। जैसे ये जस्टिस सैयद नजीर साहब को, वो विवेकानंद को अगर पढ़ते तो उनको ये पता लगता कि इस्लाम का जो लीगल ढांचा है, मुसलमान मौलवियों ने, जाहिलों ने क्या किया है वो छोड़ दीजिए, लेकिन औरत की जो बराबरी, उसके जो जायदाद में जो हिस्सेदारी है, विवेकानंद को अगर सैयद साहब ने पढ़ लिया होता तो उन्होंने कहा कि हमने बराबरी इस्लाम से सीखी, विवेकानंद जी कह रहे हैं, और भारत की मुक्ति संभव है जब इस्लाम का शरीर और वेदांत की आत्मा होगी। ये बहस का मुद्दा हो सकता है, होगी नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अरे आप नजीर साहब, आप एक बेनजीर इतनी घटिया बात कर रहे हैं कि आप चाणक्य को और मनुस्मृति को कह रहे हैं आरएसएस के वकीलों के संगठन के अंदर जाकर कि मनु और चाणक्य हमारे तो पुराने बहुत बढ़िया जस्टिसेबल कानून है। बाबरी मस्जिद पर अगर आ जाइए तो बाबरी मस्जिद में आपने क्या कहा, बाबरी मस्जिद से पहले ये एक और फैसला दे चुके हैं कि बाबरी मस्जिद मतलब जो खासतौर पे मुसलमान पक्ष था उसके खिलाफ एक फैसला दे चुके हैं। एक बाबरी मस्जिद के बारे में जो मैंने उस समय के चीफ जस्टिस को ओपन लेटर भी लिखा था, जिसका कभी जवाब नहीं आया, कि क्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हिंदू मुसलमान का मसला है? ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था, ये इस देश के संविधान को रखने, संविधान के कानून को मानने और संविधान के कानून को तोड़ने का मसला था। आपने क्राइम किया था और उस क्राइम को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी माना कि वो जो क्राइम किया गया इसको तोड़कर, इसको जो मस्जिद, और उन्होंने ये भी माना कि इस मस्जिद के नीचे कुछ भी नहीं मिला, किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यहां पर कोई सबूत नहीं है कि राम जी वहां पैदा हुए थे। रामलला सन 1948 में आने से पहले वहां नहीं थे, ये उन्होंने मान लिया। लेकिन उसके बावजूद हम जिन लफंगों ने, जिन एंटी सोशल एलिमेंट्स ने, जिन एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने मस्जिद को गिराया था, और मस्जिद किस मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई थी, आपने उनको दे दिया। तो इनको जो वेलफेयर पार्टी दी गई,
उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टी, हाँ। मैंने क्या कहा था? वेलफेयर कह गए थे। सॉरी, हाँ, कट जाएगा कोई बात वेलफेयर ही है जनाब, वेलफेयर ही है, हाँ, कट फेयरवेल, जाएगा वो कोई हाँ, बात नहीं, जी एडिट हो जाएगा। हाँ, फेयरवेल है। मतलब ये एससीबीए के प्रेसिडेंट हैं विकास सिंह, उन्होंने नजीर साहब की तारीफ करते हुए कहा, देखिए एक तरफ तो हम कहते हैं इस देश में कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, कानून सबको एक निगाह से देखता है ना, ये जरा उनका सुनिए। Agreed with the majority view, Justice Nazir agreed with the majority view, and that shows his attitude that nation comes first and an individual like him comes last. अब विकास जी जो है उनको एक मुसलमान मानकर ये कह रहे हैं कि वो नेशन के साथ खड़े रहे और वो इंडिविजुअल यानी मुसलमान के तौर पर उन्होंने नहीं सोचा। यानी बाबरी मस्जिद में जो भी उसका विरोध कर रहे थे, जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले दिन जिन जर्नलिस्ट की पिटाई हुई, उनको मारा गया, उसमें गुप्ता मैडम एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थी, उनके साथ जो कुछ हुआ, वो जो है वो हिंदू ही, वो मुसलमान हैं, अगर वो बाबरी मस्जिद के साथ खड़े हैं, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। ये किसी को भी शर्म आनी चाहिए, और सैयद साहब को तो शर्म आनी चाहिए थी कि भाई मैं तो हिंदुस्तानी हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं ये। लेकिन और उसके बाद उन्होंने जो अपना खत्म किया दरा, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, बड़ा अच्छा श्लोक है, वो है धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम तमसाद धर्मम परमम वदांति। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो धर्म पर है और ये सर्वोच्च है। अब शमसुल इस्लाम साहब, मैं अब जाना चाहता हूँ हल्द्वानी पर, चूंकि हाँ, चूंकि वक्त फिर आखिर में ज्यादा वैसा हो जाता है। तो हल्द्वानी में जो दो मेजर फैसले हैं, ये एक तो नैनीताल का जो हाई कोर्ट का है, और एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसको उसकी खास बातें क्या कुछ हैं, क्या उससे क्या कुछ समझा जा सकता है, क्या कुछ है? खासतौर पर जो नैनीताल का है, मैं समझता हूँ वो ज्यादा अहम है, क्योंकि ये तो अभी स्टे है, अभी हियरिंग होगी, वहां क्या कुछ कहा गया? तो ये जो दो जजेस हैं नैनीताल बेंच के अंदर, देखिए एक तो क्या हो रहा है कि पीआईएल इजाद हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इजाद हुआ था, कि जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, जो बड़ा वकील नहीं ले सकते, जो बड़े शहर में नहीं आ सकते, कोई छोटी जगह पर जाते हैं, एक चिट्ठी लिखेंगे, एक पोस्ट कार्ड लिख देंगे, बिना वकील के वो कंसिडर किया जाएगा। और इसने बहुत क्रांतिकारी काम किया, बहुत क्रांतिकारी काम किया। मैं जो इसमें जाने की जरूरत नहीं, बंधुआ मजदूरों को लेकर हुआ, उसके बाद बॉम्बे की जो पूरा बस्तियां हटाई जा रही थी, दिल्ली में जो बस्तियां हटाई जा रही थी उनको सुना गया, न्यूनतम मजदूरी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्ट कार्ड गया, एक एनवेलप गया, और उसको सुनाई कर ली। लेकिन अभी ये जो है, ये हथियार आ गया है लुटेरों के हाथों में, और खासतौर पर हिंदुत्ववादी जो हैं। हम जानते हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े वकील साहब हैं जो काफी मुसलमानों को डराते धमकाते रहते हैं और उन पर मुकदमे भी चलते हैं। वो एक दिन आकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए, दो जस्टिस साहब ने फट से पीआईएल ले ली और उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, देश की सुरक्षा को खतरा है। और जस्टिस साहब ने किसी दूसरी पार्टी को सुने बिना किसी को, हाँ धर्म को खतरा है, और उसके बाद देश को खतरा है, देश की इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी। जो यानी किससे इंटेग्रिटी खत्म होगी? जो 1.5% से 1.25% रह गए, जो 40%, जो लगभग 40% थे मुसलमान जो आजादी के वक्त, वो 13.5-14% रह गए हैं। जो पहला सेंसस हुआ था उसके अंदर वो 20-22% थे। तो ये सारा वो हो गया, उससे एकदम से खतरा हो गया। ये भी पीआईएल के जरिए आ गया, और जो ये फैसला दे गया, इसमें 3 बहुत खतरनाक चीजें हैं। इन्होंने शपथ ली है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा समय आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है, नहीं बढ़ाइए। ये दोनों जो महामहिम हैं, इन्होंने शपथ ली है, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, तथा मैं
सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। इसको उन्होंने चकनाचूर कर दिया, इसको इन्होंने बेलन के नीचे डाल के इसकी रोटी बना दी। इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो किसी जज के लिखे हुए नहीं है, वो कोई आरएसएस की शाखा में जाने वाले। इससे सबसे पहले इन्होंने जो बड़ा भयानक जुर्म किया कि उन्होंने कहा कि ये जो बस्ती बसी है, ये एक तुष्टीकरण का नतीजा है, ये एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये एक जानी पहचानी पॉलिटिकल संरक्षण मिला है which was then being provided by the then ruling party for its political gains। यानी मोदी साहब या बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार आने से पहले जो सरकारें थी, वो इसको ये जानी पहचाना तरीका था कि वो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे। काज़मी साहब, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है, ये मुसलमानों पर ऐसी तलवार है जैसे उनकी आबादी बढ़ती जा रही है और वो 25 साल के अंदर बढ़ जाएंगे। यानी वोट बैंक जिस देश 13.5% और 80%, 13.5% का पागल ही होगा, भांग पी रखी होगी उसने, जो उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स करेगा, है ना। लेकिन वो चल रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स। उनके कोई कहीं पर कोई अब मिनिस्टर नहीं है, उनके एमएलए आधे आधे रह गए, लेकिन उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रहा है। दूसरी बात बहुत शर्मनाक जो उन्होंने और मुझे कही कि ये कितना पढ़े लिखे हैं, वहां एक मसला उठा नजूल का। नजूल नाजिल से बना है, जो दिया गया। और मैं 1857 का अपने आप को बहुत 30 मार खां समझता था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि नजूल वो जमीनें हैं जो 1857 के अंदर जब्त की थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़े थे। तो इसका मतलब यह है, मेरे प्यारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के सुनने वालों, कि जहां भी नजूल है, वो उसका मतलब यह है कि वहां के जमींदार या वहां के किसान या वहां के राजे जो थे या नवाब जो थे, वो लड़े थे और उनकी जमीनें जब्त की गई थी। और वो बाद में अंग्रेजों ने उन जमीनों को बेचा या क्या क्या किया, वो सब वो लोगों के हाथ में आए। तो इन दोनों जस्टिस साहब ने फरमाया कि हल्द्वानी में तो 1857 हुआ ही नहीं। अच्छा जी, अच्छा, आरएसएस के हिसाब से तो होना भी नहीं चाहिए था। वो आरएसएस के हिसाब से तो अंग्रेजों से हमने लड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये नियम है, नेचुरल नियम है कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कभी आरएसएस बनने के बाद भी नहीं लड़ा। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने जो 1857 पर काम किया हुआ है, बरेली डिस्ट्रिक्ट, मैंने 1858 1859 के गजेट है मेरे पास, वो ओरिजिनल अंग्रेजों के। बरेली डिस्ट्रिक्ट में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के गजेट, रामपुर के डिस्ट्रिक्ट गजेट, शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट गजेट में बार बार जिक्र है कि हल्द्वानी में किस तरह से बलवाई जो है, बागी जो है, क्या क्या कर रहे हैं। और इत्तेफाक से इनमें से बहुत सारे मुसलमान जमींदार हैं, मुसलमान नवाब जो उसमें वहां लड़ रहे हैं। हल्द्वानी को आग भी लगाई जा रही है, और हल्द्वानी में जो विद्रोह है उसको दबाने के लिए सेनाएं बरेली से, पीलीभीत से, रामपुर से, शाहजहांपुर से भेजी जा रही हैं। तो इन जजेस को कहां से पता लग गया? ये कह रहे हैं कि नजूल वाली जमीन तो वहां हो ही नहीं सकती है, क्योंकि नजूल वाली जमीन जो है वो उसको राजा जो है किसी को भी दे सकता है। और जिस अंग्रेज को दी गई थी वो उसको मिली थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसने फिर उसको लोगों को वहां बसाया, उनको किराए पे रखा होगा, अपने लिए खेती कराने के लिए रखा होगा, ये सब। उसके बाद जब वहां रेलवे बनी तो रेलवे के लोग जो कर्मचारी आए, जिसमें ज्यादा हिंदू थे, वो वहां पर बसे। अच्छा, एक जब आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मुसलमान हैं सारे, ये झूठ है। वहां मुसलमान नहीं है। 25% से ज्यादा हमारे बहुजन हैं, हमारे दलित हैं, हमारे आदिवासी हैं, क्योंकि वो इलाका जो आदिवासियों का भी इलाका है, ट्राइबल्स का भी इलाका है वहां। तो ये वहां पर हैं। और इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक काफल ट्री एक चैनल है अपना यहां से कुमाऊं से, उसमें चंद्रकला एक बच्ची ने बहुत शानदार ग्राउंड रिपोर्टिंग किया उसी वक्त जाकर, जब वहां पूरा हड़कंप मच गया। और सुजाता पाल है एक देहरादून की, जिन्होंने किया।
और ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तमाम चीजें, मैंने भी बहुत सारी चीजें उनकी जो रिपोर्टिंग है उससे ही समझी है। अच्छा, तीसरी एक बात जो इस बहुत शर्मनाक है, और ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने उठाई हैं, सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये दोनों जजिस को ये पत्थर भी शर्मा जाएगा इन्होंने, जो 4, 5, 6 जगह सेना बुलाओ, खाली कराओ, 8 तारीख तक इसको खाली कराओ। मैं अभी दूसरी जगह भी कह रहा था कि पत्थर भी जो है उसको आप तराश के मूर्ति बना सकते हैं, आप उसको अपना कोई चीज बना सकते हैं। पत्थर जो है नदी को घिसकर पानी जाने की जगह दे देता है। ये पत्थर से भी गए हैं जिन्होंने जनवरी पिछले 100 साल से उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना होता है, मैंने वो सारा डेटा जमा किया है, 100 साल से सबसे ज्यादा ठंडा होता है। और 10वीं और 12वीं के एग्जाम अगले महीने शुरू होने हैं जी। वहां 50,000 लोग रहते हैं, जिनमें औरतें बच्चे, जहां बच्चियों का स्कूल है, जहां एक मंदिर है, जहां 10 मस्जिदें हैं, जहां 11 सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जहां 2 बड़े सरकारी स्कूल हैं, जहां एक सरकार का प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलता है, जहां के लोग टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, जहां की जमीनें खरीदी बेची जाती हैं, किराए पर उठाई जाती हैं, उनको 1 हफ्ते के अंदर निकाल देना है। और आप समझ लीजिए कि एक जगह उन्होंने इस्तेमाल किया आर्म फोर्सेस, ए कैपिटल एफ कैपिटल, जिसका मतलब ये होगा कि आपने सेना की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कितनी जगह है, अभी समय नहीं है, पुलिस को बुलाओ, डिस्ट्रिक्ट मेजर को बुलाओ, सीनियर सुपरिटेंडेंट को बुलाओ, ये इसको बुलाओ, जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनको बुलाओ, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से बुलाओ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को बुलाओ, लोकल पुलिस को बुलाओ, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाओ, सबको बुलाओ। और दूसरी बात यह है कि किसी की नहीं सुननी है, आपने आप ढोल पिटवा के करवा दीजिए, किसी की नहीं सुननी है। और जो नहीं जाएगा उससे सारा खर्चा और हर्जाना वसूलना है, 1 हफ्ते के अंदर कर देना है सब। मैं अगर ये इंसान होंगे और ये इंसान होते तो मैं इनको कभी कहता कि आप एक दिन एक रात को आप जरा हमारे साथ उस बस्ती में चलकर रहिएगा। उस बस्ती से मेरा भी ये ताल्लुक ये है कि जब उत्तराखंड बनाने का आंदोलन चला तो हमने इस बस्ती में भी नाटक किए हैं। हम पूरा उत्तराखंड बनाने के समर्थन के अंदर निशांत के साथ ही पूरा दौरा कर रहे थे, लंबे दौरे, सैकड़ों शोज किए हमने वहां जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ। तो खैर ये क्या बस्ती है, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। अब देखिए, इसमें एक बस्ती का नाम तो है ढोलक बस्ती। जाहिर है वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। ढोलक बस्ती जो है वो हमारे बहुजन भाई ही होंगे जो ढोलक बनाने का काम करेंगे। उसके बाद इंदिरा बस्ती है, मंदिर है वहां पर ये इनका हिंदू धार्मिक संगठनों के जरिए चलाने वाले स्कूल हैं। तो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत क्रांतिकारी फैसला दिया है, और कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमने गंवाया नहीं है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बहुत बड़ी बात कही है कि आप ये सेना लाने की, पुलिस लाने की क्या बात कर रहे हैं, ये क्या चीज होती है। उसके बाद दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का टाइम 50,000 लोगों को हटाने के लिए, और आप सब पर एक ही कलर कर दे रहे हैं। जमीनें खरीदी हैं, उनके पास कागज हैं, वो 47 से पहले से रह रहे हैं, 47 से पहले से रह रहे हैं। और उसके मेरे पास भी हल्द्वानी के जो 1857 के बाद के दस्तावेज हैं, और इंपीरियल गजेटियर जो है उसमें हल्द्वानी में क्या क्या वो करते रहे अंग्रेजों के जमाने, वो भी है, वो भी अगर कोई देखना चाहता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंपीरियल गजेटियर्स हैं, जिसमें आप हल्द्वानी एच में जाएंगे और हल्द्वानी डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आप ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 1-2 बात जो मैं खत्म करने से पहले आपके सामने करना चाहता हूं, वो ये है कि ये सबसे ठंडा महीना होता है। ये इस बात को भी हमने समझना चाहिए कि हम बहुत आभारी हैं सिद्धार्थ लूथरा जी के, प्रशांत भूषण जी के, सलमान खुर्शीद साहब जी के, कॉलिन गोंसाल्विस के, उन्होंने इस को लड़ा। और बिल्कुल जाहिर है कि फ्री में उन्होंने ये केस लड़ा है, क्योंकि इस देश को बचाने का सवाल था, ये किसी मुसलमान और हिंदू को बचाने का सवाल नहीं था। एक जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, जो मेरे 2 दिन के रिसर्च का,
कि ये जगह जो है, ये जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, ये अडानी अंबानी को वेयर हाउसेस के लिए देना चाह रही है। ये अभी तक कहीं पर नहीं आ रही है बात, ये मैंने जो आज सुना है। जी जी। ये पूरा गुड़गांव के आसपास सारी किसानों की जो उपज वाली जमीन है, सारे वेयर हाउसेस बन गए। और ये वेयर हाउसेस जो बन रहे हैं, ये वेयर हाउसेस वहां की अनाज को अपने होर्डिंग करने के लिए, वहां सारा माल भेजने के लिए, और चीन के साथ उधर से बिजनेस हो सकता है बहुत आसान से, क्योंकि चीन के साथ हमारा खूब प्यार के साथ रिश्ता चल रहा है, हमारा कितना हजारों किलोमीटर भी हमारा कब्जा कर ले। ये वेयर हाउसेस के लिए जमीन चाहिए जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। और रेलवे लाइन के बराबर में मिलेगी तो बहुत अच्छी रहेगी, लाना ले जाना आसान है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हीरे से भी कोई कीमती चीज होती है, ये सूंघ लिया है उन्होंने। अच्छा, वहां की हाई कोर्ट का जरा सा सुनिए और वहां की सरकार का। देहरादून की एक बच्ची अंकिता, अंकिता के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। ये IPIL सुना है ना जस्टिस साहब ने। अंकिता को ये कहा गया, बच्ची काम करती थी एक RSS बीजेपी के नेताओं का जो रिजॉर्ट था, अयाज घर है वो, रिजॉर्ट क्या अयाज घर है, उसमें कि तुमने स्पेशल मसाज करना है VIP जो आएंगे। उसने मना कर दिया, उसको मारा गया, उसने आत्महत्या कर ली। और सैकड़ों लोग देहरादून के अंदर बैठे हुए हैं कि उस VIP का नाम बताओ। वहां की RSS बीजेपी की सरकार को कोई चिंता नहीं है, इनजस्टिस को चिंता नहीं है। और मेरा ये पूरा मजबूती से मानना है कि उससे ध्यान भटकाने के लिए ये इशू खड़ा कराया गया है। सारी दुनिया में थू थू हो रही है, सारी दुनिया के अंदर, सारे देश के अंदर थू थू हो रही है। आप कल चुनाव करा लीजिए उत्तराखंड के अंदर, अगर इनको 5 सीट भी मिल जाए, तो 5 सीट भी मिल जाए अगर उत्तराखंड के अंदर, जो इन्होंने हाल करके रखा है अंकिता के साथ जो कुछ हुआ है जी। अंकिता कोई मुसलमान लड़की नहीं थी, ईसाई लड़की नहीं थी, सिख लड़की नहीं थी। अंकिता पहाड़ की इंसान तो थी, इंसान थी। नहीं, वो तो उनके लिए तो इंसान नहीं ना, हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है, उनके लिए तो उसे इज्जत के साथ। आखिर में एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कुआंव रीजन में ये एकमात्र सीट है जो कांग्रेस ने जीती है। ये भी एक वजह हो सकती है इसको। यहाँ काफी जमावड़ा है बहुजनों का। मुसलमान भी सारे हरिजन ही है, मुसलमान भी सारे दलित ही हैं वहां पर जो हैं, सारे कमेरे हैं, सारी मेहनत करने वाले लोग हैं, अपना काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, कुछ बनाते हैं। मैं गया वो बस्ती में, बड़ी खराब हालत है, और सब कमेरे हैं, सब कमेरे हैं। और ये वो जगह है जो कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई इन्होंने बैंक लोन लिया, ये कोई डिफॉल्टर भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इन्होंने किसी का पैसा नहीं मारा है। नहीं, ऐसी बस्तियों को तो बहुत पहले ही रेड जोन बता दिया जाता है ताकि ये कोई लोन ले भी ना सकें। ये तो पहले से इंतजाम कर दिया जाता है कि नहीं। दिल्ली के अंदर मैं गुजरात में कब से जानता हूं कि यहाँ पर बैंक लोन नहीं, ATM नहीं बनेगा वहां ATM नहीं बनाया जाता है, बैंक फैसिलिटी नहीं होती है, उनको ही नहीं किया जाता है। तो जो चीज आज आपके चैनल के माध्यम से मैं रख रहा हूं कि ये वेयर हाउसेस बनने के लिए ये चाहिए, ये जो सबसे शर्मनाक है। और उनको एडिशनल ये मिल गया कि मुसलमानों की बस्ती है, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसमें वोट भी मिलेगी और अंबानी अडानी भी खुश हो जाएंगे, ये दोनों चीजें उनको हो जाएंगी। और कांग्रेस की जीती हुई सीट, काजमी साहब, वोट इनको देखिए, अगर ये हो जाएगा कि ये RSS और हिंदुत्व के जो राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्व हैं, अगर इनको ये करके वोट मिलेगा, तो मुझे लग रहा है फिर हमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है इस देश में। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला, ये जो है किन किन का देश है, और ये बड़ी कुर्बानियों से ये जो है, इसको कबीर का देश है, नानक का देश है, ये अपना मौलाना हसरत मोहानी का देश है, जो सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं, सबसे पहले आजादी का नारा लगा देते हैं। तो ये देश को बेचने वाले, भारत माँ को बेचने वाले, जो माँ बोलते हैं उसकी जमीन का सौदा करने वाले। और जरा सा सोचिए, मैं तो उन जजिस का, उन जिन्होंने फैसला दिया है, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देना चाहिए कि उनको साइकेट्रिस्ट
उनका काउंसलिंग होनी चाहिए। जी 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 जी। हमारे ये पूरा साइकेट्री के पेशेंट हो गए, उन्होंने अमानवीयकरण, डिह्यूमनाइजेशन की चरम सीमा छू ले रहे हैं ये लोग जो गद्दियों पर बैठे हैं। इनका दिमागी तौर पर इनका काउंसलिंग होना चाहिए, साइकेट्री का मनोवैज्ञानिक इलाज इनका होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम साहब, आपने सैयद अब्दुल नज़ीर का जो वाकयात गिनवाए, खासतौर पर आरएसएस की वकीलों की संगठन में जो कुछ उन्होंने बोला, वो बहुत ही अहम एक वाकये की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। उसके अलावा जो कुछ उत्तराखंड की हाई कोर्ट के जजों ने किस तरह से, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी की जबान उन्होंने बोली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से एक उम्मीद जगी है कि उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया है, उनकी गलतियों को। और आपने खास तौर पर जो बात बताई वो ये कि ये हल्द्वानी की जमीन को अडानी अंबानी के वेयरहाउस बनाने के लिए देने की तैयारी है, ये बहुत ही अहम है। और मुझे लगता है कि अगर ये, और जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं, जो वकील हों, कानून के जानने वाले लोग हों, वो शमसुल इस्लाम साहब को राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, हो सकता है अदालतों में भी उनकी जरूरत पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।